वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आज हम एसिटिक एसिड को देखेंगे। और एसिटिक एसिड जो है ये वन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड्स है। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का पहला मेंबर जो है वो फॉर्मिक एसिड है, वो ये है। और जो सेकंड मेंबर है वो एसिटिक एसिड है, CH3COOH। सो दिस इज़ एसिटिक एसिड। इसकी कुछ यूनिक करैक्टरिस्टिक्स हैं जो इसको बाकियों से थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करती हैं बाकी कार्बोक्सिलिक एसिड से, उनको देख लेते हैं। तो अगर हम इसके जनरल करैक्टरिस्टिक्स को देखें तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसकी हमें पता लगेगी वो इसका वाटर सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल होना है। तो ये सॉल्युबल है इन वाटर बिकॉज़ इसमें हम देखते हैं कि जो हाइड्रोफोबिक चेन है CH3COOH में जो हाइड्रोफोबिक चेन है वो छोटी है, सिर्फ मिथाइल ग्रुप पे मुश्तमिल है। तो ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है। और जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो ये COOH है, ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर है। तो जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है इसका वो टेक ओवर कर जाता है करैक्टरिस्टिक्स, और ये फिर वाटर में सॉल्युबल हैं, यानी इनमें पोलैरिटी इंड्यूस हो सकती है। ये पोलर हैं तो पानी में सॉल्युबल होंगे। तो अगर पोलर हैं तो वाटर सॉल्युबल हैं, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में भी ये डिज़ोल्व होने की सलाहियत रखते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, और वहाँ पे ये नॉन पोलर होंगे। तो इनमें पोलैरिटी भी इंड्यूस हो सकती है क्योंकि इसमें हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों पार्ट्स हैं, और नॉन पोलर भी ये हो सकते हैं, और उस पे फिर ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में भी डिज़ोल्व होने की सलाहियत रखते हैं। तो पॉइंट ये है कि ये दोनों करैक्टरिस्टिक्स रखते हैं। तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में डिज़ोल्व होने की सलाहियत रखते हैं। दे आर सॉल्युबल इन वाटर, दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। तो इसका जो प्राइमरी यूज़ है फिर वो सॉल्वेंट्स के तौर पर है, यानी कि ये हमारे वाटर में भी सॉल्युबल हैं। इसके अलावा ये एल्डिहाइड्स और कीटोन्स वगैरह में भी सॉल्युबल हो जाएंगे, डिज़ोल्व हो जाएंगे। और उसकी वजह ये है कि स्मॉलर साइज़ है, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों पार्ट्स हैं, वाटर में सॉल्युबल होगा, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है हम जानते हैं, तो ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म कर लेगा। और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के लिए ये जो है उसमें इसलिए डिज़ोल्व हो जाएगा क्योंकि इसमें हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक जो पार्ट है वो पोलर नहीं होगा, इनडिस्टिंग्विशेबल होगा, और एज अ न्यूट्रल कम मॉलिक्यूल या न्यूट्रल कंपाउंड फिर ये कीटोन्स और एल्डिहाइड्स वगैरह में भी डिज़ोल्व हो जाएंगे, ईथर्स वगैरह में भी। तो ये सॉल्वेंट्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। फिर दूसरी बात यह है कि ये कलरलेस हैं और इनकी एक पंजेंट सी स्मेल है। हम जानते हैं कि जो एसिड्स होते हैं वो जब हाइड्रोलाइज करवाए जाएं या आयोनाइज करवाए जाएं, और तो उनके इस केस में जो है वो अब HCl है, आयोनाइज कराएं तो प्रोटॉन्स और क्लोराइड आयन में टूटेगा और साथ एक पंजेंट सी स्मेल भी रिलीज़ होगी। इसी तरह से जो है वो एसिटिक एसिड भी है। जब इसको आप आयोनाइज करवाएंगे एक्वस सॉल्यूशन में तो ये आयोनाइज भी हो जाएगा क्योंकि ये एसिडिक इन कैरेक्टर है, और जब आयोनाइज हो जाएगा एसीटेट आयन में और साथ प्रोटॉन में, तो उस केस में फिर हमें पंजेंट स्मेल भी रिलीज़ होगी। तो ये इस एसोसिएट होने की सलाहियत रखता है। वीक एसिड है, इसकी 4.76 के करीब जो है वो pKa वैल्यू है, तो ये वीक एसिड है। इट हैज़ द एबिलिटी टू टर्न ब्लू लिटमस रेड। एसिड है तो ब्लू लिटमस को रेड टर्न कर देगा। इसके अलावा ये बहुत सारे कंपाउंड्स एवरीडे जो हम विनेगर यूज़ करते हैं ये भी डाइल्यूटेड जो है वो एसिटिक एसिड है, सिरका। और इसके अलावा जो हम इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे हमारे जो इंडस्ट्रियल कंपाउंड्स हैं जैसे कि अमीन्स हैं,
जैसे कि अल्कोहल्स हैं, जैसे कि नाइट्राइल्स हैं, ये सब हम इनसे हासिल करते हैं। अल्कोहल्स जो हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स एसिटिक एसिड से आप हासिल करेंगे वाया रिडक्शन। नाइट्राइल्स जो हैं ये और अमीन्स जो हैं ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के नतीजे में आपको मिलेंगे। इसके अलावा ईस्टर्स भी हम इनसे हासिल करते हैं। ये अल्कोहल्स को यूज़ करके हासिल करेंगे, यहाँ भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी। अगर इसका मोड ऑफ रिएक्शन हम देखें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, तो ये हमारा एसिटिक एसिड है, ये हमारा अमीन्स हैं, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, स्टेप वाइज होगा, पर एवेंचुअली आपको अमीन्स मिल जाएंगी। इसी तरह से अगर आप यूज़ करते हैं अल्कोहल्स CH3OH, यहाँ से ये मिथॉक्सी ग्रुप इसको डिस्प्लेस करेगा, अटैक इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे होगा। फाइनली आपको जो है वो ईस्टर्स इस केस में मिलेंगे। तो इस तरह से ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का मोड है। और सायानो ग्रुप की अगर बात करें तो ये एसिटिक एसिड है, और ये जो है वो सायानो ग्रुप है, और ये आएगा हाइड्रोजन सायानाइड से HCN से डिसोसिएशन आयोनाइजेशन के नतीजे में। यहाँ पे आपको सायानो कंपाउंड्स या नाइट्राइल्स मिलेंगे। इसके बाद ये एनहाइड्राइड्स, एसिड एनहाइड्राइड्स भी फॉर्म करने की सलाहियत रखते हैं, और एसिड एनहाइड्राइड्स के लिए आप 2 कार्बोक्सिलिक एसिड्स में से म्यूचुअली वाटर का मॉलिक्यूल लॉस करवाएंगे तो आपको एसिड एनहाइड्राइड्स मिलेंगे। तो इस तरह से काफ़ी सारे हमारे इंडस्ट्रियल नोयत के कंपाउंड्स हमें हासिल होते हैं, इम्पॉर्टेंस है जिनकी इंडस्ट्रियली वो कार्बोक्सिलिक एसिड से हासिल होते हैं। मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन की बात करें तो पहला मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑक्सीडेशन है। अगर हम रिडक्शन करवाएं कार्बोक्सिलिक एसिड या एसिटिक एसिड की तो अल्कोहल्स मिलते हैं। अगर हम अल्कोहल्स की फिर ऑक्सीडेशन कराएंगे प्राइमरी अल्कोहल्स की, तो फिर आपको मिलेगा कंपाउंड एसिटिक एसिड। तो ये इथाइल अल्कोहल है, हमें इथाइल अल्कोहल चाहिए है। इसको आप पहले फ़ेज़ में ऑक्सीडेशन कराएंगे पोटाशियम परमैंगनेट या पोटाशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में, तो आपको जो कंपाउंड मिलेगा वो एल्डिहाइड मिलेगा। इस एल्डिहाइड को आप फर्दर ऑक्सीडाइज करा लें इसी पोटाशियम परमैंगनेट की प्रेजेंस में, तो आपको कंपाउंड मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड या एसिटिक एसिड। इस केस में इथाइल अल्कोहल से आपको एसिटिक एसिड मिलेगा, फर्स्ट फेज़ में आपको एल्डिहाइड मिलेगा। हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल नाइट्राइल से भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स या एसिटिक एसिड्स तक पहुंच सकते हैं। दिस इज़ मिथाइल नाइट्राइल, दिस इज़ वाटर। फर्स्ट फेज़ में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक लॉन्च करेगा, और ये हाइड्रोजन जो है ये नाइट्रोजन के पास चला जाएगा। इंटरमीडिएट सा एक आपको मिलेगा CH3COH और NH। तो यहाँ पे आप एसिडिक कंडीशन में क्योंकि कराएंगे तो ये प्रोटॉन जो है ये चौथी वैलेंसी कार्बन की पूरी कर देगा। अभी आपको इसको फर्दर प्रोटोनेट कराना है ताकि ये NH जो है ये NH2 हो जाए, फिर इसको लीविंग ग्रुप के तौर पर आप यहाँ से रिमूव करवा सकते हैं। तो आपने ये फर्दर इसको प्रोटोनेट करवाना है।
NH को पूरा NH2 बनाना है, देन इट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम, जो कि हमारी एवेंचुअल रिक्वायरमेंट है। एमाइड को अब आपने प्रोटोनेट करवा के NH2 करा दिया, NH से NH2 करवा दिया। अब दो काम करने हैं, एक तो आपने इस NH2 को इस हाइड्रोजन के साथ मिलाकर NH3 के तौर पर, अमोनिया के तौर पर रिमूव करा लेना है, और ऑक्सीडेशन भी साथ करानी पड़ेगी। और ये दो काम जब होंगे तो आपके पास एसिटिक एसिड आ जाएगा। दिस इज़ अ मेथड यूजिंग मिथाइल नाइट्राइल। अल्कीन्स या अल्काइंस को यूज़ अगर करें, ये अल्काइन मैं लिखता हूँ इथाइन, इसको यूज़ करें, हाइड्रोलाइज कराएं, विनाइल अल्कोहल फॉर्म करवाएं, एक अनसैचुरेशन ख़त्म होगी, विनाइल ग्रुप जनरेट होगा और उसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप बाइंड करेगा, तो विनाइल अल्कोहल आपके पास प्रोडक्ट आएगी। ये विनाइल अल्कोहल को आप फिर फर्दर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हुआ ये है कि एक अनसैचुरेशन, ये पाई बॉन्ड ख़त्म हुआ है और उसके नतीजे में ये वाला ग्रुप जनरेट हुआ अनस्टेबल सा, और ये वाले ग्रुप जो है, सॉरी ये अच्छा, और ये वाला जो ग्रुप है ये फिर यहाँ वाटर से हाइड्रोक्सिल को अपने साथ फ़ौरन अटैच कर लेगा, क्योंकि इसके पास ये स्लॉट अवेलेबल है। ऑक्सीजन अपने लोन इलेक्ट्रॉन पेयर्स के साथ यहाँ पे फौरी तौर पर बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, तो ये विनाइल अल्कोहल आ जाएगी। इस विनाइल अल्कोहल को आप फर्दर जो है वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसको आप रीअरेंज करें और रीअरेंजमेंट के नतीजे में एक एल्डिहाइड बनाएं, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज़ करवाएं और आपके पास कार्बो एसिटिक एसिड इस केस में आ जाएगा। अगर इसके रिएक्शंस की बात करें तो सबसे पहला मोड ऑफ रिएक्शन इसका एज एसिड्स है, यानी कि ये एसिड के तौर पर डाइसोसिएट होने की सलाहियत रखता है, जैसा कि हमने अभी इसको स्टार्ट में देखा भी। तो ये एसिटिक एसिड है CH3COOH, और ये इसकी डाइसोसिएशन है वाटर में। ये एसीटेट आयन और प्रोटॉन में टूट जाएगा, और अगर ये एसिड है तो बेस से भी रिएक्ट करने की सलाहियत रखता है, किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस से इंटरेक्ट करके। ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है और सॉल्ट फॉर्म कर देगा उस रिस्पेक्टिव आयन की, सोडियम एसीटेट इस केस में और साथ प्रोटॉन। इसी तरह से ये एसिड है, अगर जैसा कि ये है, तो फिर ये सॉल्ट मेटल से भी रिएक्ट, मोनो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल से, ग्रुप 1 की अल्कली मेटल से ख़ास तौर पर ये रिएक्शन देने की सलाहियत रखता है, और इस केस में आपको रिस्पेक्टिव सॉल्ट मिलेगी उस आयन की, मेटल की, और साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। पोटाशियम हो अगर तो पोटाशियम एसीटेट होगा और साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। ये भी एसिडिक करैक्टर है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, जिसको हमने अभी थोड़ा सा देखा भी है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल रिप्लेसेस अनदर न्यूक्लियोफाइल। तो अगर एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर देखें, मैंने पहले बात की कि न्यूक्लियोफाइल में ये लोन पेयर वाली स्पीशीज़ हैं, सायानो ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसके अलावा हमारे हैलोजेंस हैं, तो ये भी जो हैं हमारे न्यूक्लियोफाइल्स हैं। न्यूट्रल स्पीशी में देखें तो हाइड्रोजन सायानाइड, जिससे सायानो ग्रुप जनरेट होगा, अल्कोहल्स जिससे मिथॉक्सी ग्रुप जनरेट होगा, और वाटर जिससे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जनरेट होगा। तो ये सारे के सारे हमारे न्यूक्लियोफाइल्स हैं। तो यहाँ पे किसी भी न्यूक्लियोफाइल को ले आएँ इसकी प्रॉक्सिमिटी में सायानो ग्रुप से, फॉर एग्ज़ाम्पल जो हाइड्रोजन सायानाइड से जनरेट होगा, तो यहाँ पे आप उसका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करवाएंगे और CH3 अनसैचुरेशन ख़त्म होगी एक पाई बॉन्ड वाली, और सायानो ग्रुप जो है अपने ये एक इंटरमीडिएट सा बन जाएगा। अब यहाँ पे आप इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप को प्रोटोनेट करा दें और ये OH2 आयन बन जाएगा। उस OH2 आयन का मतलब ये होगा कि अब ये लीविंग ग्रुप के तौर पर
टूटने की सलाहियत रखता है। तो ये माइनस हो जाएगा वाटर के तौर पर, ज़्यादा अच्छा लीविंग ग्रुप बन गया ये। और बाकी फिर अनसैचुरेशन ये कार्बन ऑक्सीजन की वापस आएगी क्योंकि बॉन्ड्स पूरे करने हैं, और ये सायानो ग्रुप, तो इस तरह नाइट्राइल्स आ जाएंगे। इसी तरह से आप यूज़ कर सकते हैं हैलोजेंस को भी, इसी तरह से अमोनिया को भी एमाइड्स हासिल करने के लिए। अब अगर हम हैलोजेंस के साथ एसिटिक एसिड का इंटरेक्शन करवाएं तो हैलोजेंस भी न्यूक्लियोफाइल के तौर पर ये हैलाइड आयन लोन इलेक्ट्रॉन पेयर्स के साथ इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करने की सलाहियत रखता है। पहले केस में एक इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, सेकेंड फेज़ में आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप को एज वाटर रिमूव करा देंगे प्रोटोनेट करा के, तो ये आएगी आपके पास चीज़। तो एसिड हैलाइड्स फॉर्म होंगे। जो थर्ड मोड ऑफ इंटरेक्शन है वो ये पूरा ग्रुप इन्वॉल्व है। यहाँ रिडक्शन होगी। जब ऑक्सीडेशन की बात आई थी तो अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज कराया था तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिले थे, और कार्बोक्सिलिक एसिड्स को जब आप रिड्यूस करवाएंगे तो वापस अल्कोहल्स की तरफ बात चली जाएगी। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट आएगा, यानी कि हाइड्रोजन। इसको आप इस सिस्टम में पहले ऐड कराएंगे तो ये ऑक्सीजन एक ख़त्म हो जाएगी सिस्टम की। तो पॉइंट ये है कि हम जानते हैं कि रिडक्शन की एग्जांपल में लॉस ऑफ ऑक्सीजन भी है और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी। तो ये तीन प्रेवलेंट डेफिनेशंस हैं, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तीनों सूरतों में देखा जा सकता है, और इस सूरत में अगर आप देखेंगे तो हमारी ऑक्सीजन एक कम हो गई है। करवाने वाला रिड्यूसिंग एजेंट ही है, और इसने एक और अब नेक्स्ट फेज़ में आप इसको फर्दर रिड्यूस करवा दें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में, तो फिर अल्कोहल्स तक बात चली जाएगी। यानी आप देखेंगे कि इस कार्बन पे CH3 ये CH2 हो जाएगा और OH। तो अब यहाँ पे अगर हाइड्रोजन्स गिने तो 3 + 1 4 है, यहाँ पे 3 5 और 6 है। तो इसका मतलब है कि 4 + 2 हाइड्रोजन्स जो हैं वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ने डोनेट की हैं, यानी कि इंड्यूस करवाई हैं सिस्टम में। इसी को हम रिडक्शन कहते हैं। और अगर आप बॉन्ड क्लीवेज करवा लें, बॉन्ड को तोड़वा लें बीच में से कार्बोक्सिलिक एसिड का या एसिटिक एसिड का, और वो क्लीवेज होगी हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन के नतीजे में इन दी प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। तो फिर अगर आप बॉन्ड को क्लीव करा पाएँ तो क्लीवेज के नतीजे में फिर जो प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगी वो अल्केन्स मिलेंगी। है ये भी रिडक्शन ही, लेकिन इसमें बॉन्ड ब्रेकेजेस और बॉन्ड मेकिंग इन्वॉल्व है। उसके नतीजे में आपकी बात अल्केन्स तक चली गई और अल्केन्स फॉर्म हुई। तो अगर क्लीवेजेस की बात करें तो अल्केन्स तक बात चली जाएगी। यहाँ भी 4 से 2 हाइड्रोजन्स ऐड हुए हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ने, और लेकिन यहाँ पे ये बात है कि क्लीवेज इन्वॉल्व है अल्केन्स तक बात ले जाने के लिए।